भाई मौसम देख रहे हो अब दिल्ली का कैसा हो रखा है। अप्रैल में भी फरवरी का मजा। दुख तो लोगों को इस बात का हो रहा है कि मौसम भले ही इमरान हाशमी वाला हो, लेकिन यहाँ पर लोगों की जिंदगी सलमान खान वाली हो रखी है। वैसे आज दिल्ली वाले अपने मौसम को लेकर इतना घमंड कर रहे हैं कि छाती ठोक कर लोगों से पूछ रहे हैं कि बेंगलुरु क्या कहता था, तुम क्या हो। आज हम बेंगलुरु से कहते हैं तू क्या है बे? चलिए शुरू करते हैं पूरे हफ्ते का बवाल। नमस्ते एंड वेलकम। विराट कोहली ने धुरंधर 2 देख लिया है। इस हफ्ते की एक इंपॉर्टेंट खबर ये भी है, उन्होंने सोशल मीडिया पर तारीफों के पुल बांधे। किसके? फिल्म मेकर्स के। आदित्य धर को कंग्रेचुलेट किया उन्होंने। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि मूवी इतनी बढ़िया थी कि 4 घंटे में एक बार भी फ्लिंच भी नहीं किया। अच्छा है भाई कोहली भाई, ऐसे अगर आप आउटसाइड ऑफ स्टंप जाती बॉल पर भी फ्लिंच ना किया होता ना आपने, तो आज भी आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते। कोहली चौका मारना, चौका क्या कर रहा है? वैसे मुझे ताज्जुब हुआ कि कोहली को धुरंधर पसंद आ गई, क्योंकि धुरंधर में रणवीर ने अपना पूरा गेटअप चेंज कर लिया था, फिर भी उसका दोस्त उसको पहचान गया। लेकिन कोहली भाई की वाइफ अनुष्का भाभी तो रब ने बना दी जोड़ी में शाहरुख खान को तब भी नहीं पहचान पाई जब उन्होंने सिर्फ एक मूंछ हटा ली थी। हरामी हो बेटा। हरामी से याद आया, पाकिस्तान पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर लेते हैं। पीएसएल में क्रिकेट तो होता नहीं था, तो उन्होंने सोचा प्रोपेगेंडा ही कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान ने जो सो कॉल्ड सीज फायर करवाया ना अमेरिका ईरान के बीच में, उसको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक मैच में बाबर आजम और लबुशेन के हाथों सफेद कबूतर उड़वा दिया था भाई। और मैच खत्म होने से पहले ही सीज फायर वो हो गया। क्या हो गया राहुल जी? खत्म। कबूतर से अब मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई थोड़ा संभल के रहे। पाकिस्तान वाले भिखारी हैं, दूसरा कबूतर नहीं ले आएंगे, तुमको वापस पकड़कर छोड़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए संभल के। पजामा सलवार लीग पीएसएल से आईपीएल पर वापस आते हैं, क्योंकि यहां अलग किस्म का दुख चल रहा है दोस्तों। सबसे ज्यादा दुखी सीएसके के फैंस। लेकिन ये हफ्ता चेन्नई वालों के लिए भी अच्छा था। पूछो कैसे? 5 दिन लगातार उनका कोई मैच ही नहीं था, यानी 5 दिन वो हारने से बच गए। वैसे ये एक बढ़िया टाइम और मोमेंट बन गया है पुराना जोक मारने का। सुना दूं आपको? एक बार क्या होता ना, एक छोटा बच्चा अदालत में खड़ा था। जज ने उससे पूछा कि तुम क्या अपनी मम्मी के साथ रहना चाहोगे? उसने कहा ना, मम्मी मुझे पीट देती। जज साहब ने पूछा कि तुम बताओ फिर क्या अपने पापा के साथ रहोगे? बच्चे ने कहा ना, पापा भी मुझे पीट देते। जज ने कहा तो फिर बेटा तुम अपने दादा दादी नाना नानी के साथ मामा मामी के साथ रहना चाहोगे? उसने कहा ना, वो भी मुझे पीट देते। तो जज साहब ने कहा तो बालक तुम किसके साथ रहना चाहोगे? बच्चे ने कहा चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, वो किसी को नहीं पीट पाते। वैसे ये जोक मैं हर साल मारता हूं, बस टीम बदल जाती, लेकिन पिछले 2 साल से टीम भी सेम है, चेन्नई। वैसे मैं किसी भी टीम के फैन से यही कहना चाहता हूं, भाई साहब बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, लाइफ में कामनेस लाओ। उसके लिए यंग मॉन्क का कैन उठाओ। 50,000 से ज्यादा कैन्स बेचे जा चुके हैं। रौनक 26 कोड लगाकर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके अगर यंग मॉन्क को ऑर्डर करते हो तो 26% का अमेजिंग डिस्काउंट भी मिलता है। इसमें मॉन्क फ्रूट है, यानी इसमें नो एडेड शुगर है, हर्ब्स भी है और बढ़िया टेस्ट है। एक बार जरूर ट्राई करना, एक कैन में काम हो जाएगा। इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक यंग मॉन्क, याद रखना। वीडियो में आगे आईपीएल की बात करते हैं दोस्तों। इस हफ्ते एक और बढ़िया मैच हुआ दिल्ली और गुजरात के बीच, जहां डेविड मिलर दिल्ली के लिए खेल रहे थे। जीतने के लिए 2 बॉल में 2 रन चाहिए थे, लेकिन वो भागे ही नहीं, रन बना ही नहीं पाए। इससे यह साबित होता है कि साउथ अफ्रीका का प्लेयर खाली साउथ अफ्रीका के लिए चोक नहीं करता, वो किसी भी टीम से खेले, अगर सिचुएशन प्रेशर वाली होगी तो चोक कर ही जाएगा। बात तो सही है। इसी बीच भारत में चुनाव का फेज 1 भी था, अलग अलग राज्यों का। पहले दिन असम में वोटर टर्नआउट लगभग 60% था, पुडुचेरी में लगभग 60% और केरला में 50% रहा। इससे यह साबित होता है कि 100% लिटरेसी सर भले हो केरला में, लेकिन वोटर परसेंटेज पुअर ही है वहां पर। इस बीच एक खबर यह भी आई कि इंडिया बांग्लादेश के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते सुधरने शुरू हो चुके हैं दोस्तों। बिजनेस हो, आर्मी हो, टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हो, बोला जा रहा है कि इस वक्त वो लोग आपस में मिल रहे हैं। शाहरुख खान भी सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये क्या है, आईपीएल से पहले ये सब नहीं हो सकता था, कम से कम एक ढंग का बॉलर हमारी टीम में मिल जाता हमको। कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया। आगे बढ़ते दोस्तों, रश्मिका मंदाना का शादी के बाद पहला बर्थडे था और गेस कीजिए उनके पापा ने उनको गिफ्ट में क्या दिया? एक बंगलो। आपको पता है दोस्तों, मेरे भी काफी बड़े बड़े रईस और सेलिब्रिटी फ्रेंड्स हैं, मुझे अक्सर अपने बर्थडे पार्टीज में बुलाते भी रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक हमेशा मना किया, कभी उनके पार्टी में गया नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार को आपको डोनाल्ड ट्रंप की बातें भी समझ में आ जाएंगी, लेकिन ये समझ में आपको नहीं आएगा कि अमीर लोगों को गिफ्ट में आखिर देना क्या चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन ने हिस्ट्री बना दी है दोस्तों, और अब तक अर्थ से सबसे ज्यादा दूर ह्यूमन ट्रैवल किया जा चुका है। अमेरिका अगले साल आर्टेमिस 3 मिशन भी लॉन्च करेगा और 2028 में शायद मिशन 4 भी लॉन्च करेगा। लेकिन क्या ही फायदा इतने मेहनत का जब देश का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो। You are a rude,
terrible person. आगे बढ़ते दोस्तों, केदारनाथ धाम में बर्फबारी होने की वजह से 22 अप्रैल को धाम के द्वार खुलने थे, वो अब शायद डिले हो जाएं। भगवान को भी पता है कि सहारनपुर का सोनू दर्शन करने नहीं, रील बनाने की तैयारी में आ रहा है, इसलिए उसको वहीं रोक लो। कराची से अंदरूनी मुल्क, अरे क्या कर रहा है, रोक लेना यार। अब थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर पर। ऑफ कोर्स वही है, ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध। क्या कुछ हो गया भाई इस हफ्ते में, और जब तक आप ये एपिसोड देख रहे हो पता नहीं और क्या क्या हो चुका होगा, इसलिए थोड़ा पहले से शुरू करते हैं। रिवाइंड कर लो वैसे। एक्शन! ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट्स गिराए, जिसके 2 पायलट्स ने इजेक्ट किया और वो ईरान में ही गिर गए। दोनों को यूएस फोर्सेस ने इवैक्यूएट भी किया बेहतरीन तरीके से, और इस तरह टॉम क्रूज की अगली फिल्म की स्क्रिप्ट भी तैयार हो गई है दोस्त। मुझे लगता है कि टॉम क्रूज भी ना हॉलीवुड के अक्षय कुमार ही हैं, नहीं? मैं नहीं मानता। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे डाली कि वो पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म कर दें। मतलब जो वॉर ट्रंप ने ईरान वालों को बचाने के लिए शुरू की थी, अब वो उससे पूरी सभ्यता को मारने की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा था दोस्तों, डोनाल्ड डक की बात समझ में आ जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप की नहीं समझ में आ पाएगी। That's enough. That's enough. ईरान ने इस धमकी के जवाब में कहा है कि ईरानियन सोसाइटी तो ट्रंप की बातों को ध्यान ही नहीं देती है, क्योंकि उसमें पर्सनल बिहेवियरल और वर्बल बैलेंस नहीं होता है ट्रंप की बातों में। मतलब उन्होंने अनस्टेबल और डिल्यूजनल फिगर बताया है ट्रंप को, और मैं कह रहा हूं भाई साहब, क्या बेहतरीन बात बोली है ईरान ने। अनस्टेबल और डिल्यूजन तो ट्रंप को अपनी बायो के हेडलाइन में लिखना चाहिए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। इसके बाद तय समय सीमा से 1.5 घंटे पहले अमेरिका ने यह बोल दिया कि सीज फायर हो गया 2 हफ्तों का, यानी एक बार फिर टाको, यानी ट्रंप ऑलवेज चिकन साउथ। इसके बाद शहबाज शरीफ का एक ट्वीट आया कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है। यह खबर सुनकर दुनिया भर के मार्केट्स लाल से ग्रीन हो गए, लोगों का पोर्टफोलियो में फिर से हरियाली बढ़ गई। लेकिन इतना सब करने के बाद पाकिस्तान अभी भी गरीब ही है, उनके पास हरियाली सिर्फ झंडे में ही है और कहीं नहीं। बाद में पता चला कि असल में ईरान से सीज फायर पाकिस्तान ने नहीं, चाइना ने करवाया, क्योंकि उनका तो सीज फायर करने का मूड भी नहीं था। यानी ईरान को चाइना ने मनाया और अमेरिका तो मानकर ही बैठा था कि प्लीज भैया सीज फायर करवा दो। उन्होंने अपना टट्टू पाकिस्तान से ये बोला कि भाई तू ऐसे दिखा कि तू हमसे ये बोल रहा है कि सीज फायर कर लो और हम तेरी बात मान लेंगे। इस बीच इजराइल को सीज फायर टॉक्स में इन्वॉल्व ही नहीं किया गया, यानी एक लड़ाई जो इजराइल की थी और उनकी वजह से शुरू हुई थी, उसको खत्म करने के लिए या सीज फायर करने से पहले इजराइल से पूछा भी नहीं गया। और आज हम यही बात करेंगे कि जो दुनिया के देशों की हालत इस लड़ाई की शुरुआत में थी, वो पिछले 40 दिनों में कंप्लीटली बदल चुकी है दोस्तों। शुरू करते हैं। The armed forces and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. चलिए, हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे एक कहानी से जो आपको यह बताएगी कि आखिर इजराइल ने ईरान पर अटैक करने के लिए अमेरिका को पटाया कैसे। क्योंकि इजराइल तो पिछले 30 सालों से चाहता था कि अमेरिका उसका साथ दे और ईरान पर अटैक करे। हालांकि तब अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर ढंग के लोग बैठे होते थे। अब की बार इजराइल को कोई ऐसा आदमी मिल गया प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा जो उनकी बात में आ जाए। लेकिन इसके पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग। कहानी अभी 2 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स जोनाथन स्वॉन और मैगी हेबरमन ने पब्लिश करी है, और इस वक्त पूरी दुनिया में यह कहानी वायरल है। हुआ यह कि 11 फरवरी को सुबह 11 बजे एक काले कलर की एसयूवी कार व्हाइट हाउस में आकर रुकती है। कार से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बाहर निकलते हैं और अपने करियर की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग में दाखिल होने के लिए व्हाइट हाउस में घुसते हैं। वो पिछले 30 सालों से कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका की सरकार ईरान पर हमला करने में इजराइल की मदद करे। अमेरिका और इजराइल के अधिकारी पहले कैबिनेट रूम में इकट्ठा होते हैं, जो कि ओवल ऑफिस के बिल्कुल बगल में है। ओवल ऑफिस यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का वर्किंग ऑफिस। लेकिन यहां से बेंजामिन नेतन्याहू बेसमेंट में चले जाते हैं, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही मौजूद थे। अब ये वाला जो कमरा है काफी क्लासिफाइड है। यहां पर और किसी देश का फॉरेन हेड कभी नहीं आया, लेकिन क्योंकि यहां पर क्लासिफाइड काम ही होना था, इसलिए नेतन्याहू को नीचे बुलाया गया और उनको एक प्रेजेंटेशन देनी थी अमेरिकी अधिकारियों को। इस मीटिंग में मोसाद के डायरेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ज्वाइन किया। मीटिंग में बहुत कम लोग थे ताकि किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन लीक न होने पाए। मीटिंग में इतने कम लोग थे कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति, जो कि उस वक्त अजरबैजान दौरे पर थे, वो भी शॉर्ट नोटिस की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए। नेतन्याहू ने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की और डोनाल्ड ट्रंप को सपने दिखाए कि इधर से आएंगे, उधर से घुसेंगे, इधर से मारेंगे और इधर से निकल जाएंगे। 4-5 दिन का मामला है सर। इधर ईरान में रिजीम चेंज हुआ, उधर पूरा मिडिल ईस्ट हमारे कब्जे में आ जाएगा। ये सपना दिखाया नेतन्याहू ने ट्रंप को। इजराइल मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी, ये उन्होंने उनको बोला, और सब कुछ बिल्कुल हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। ऐसा प्रेजेंटेशन नेतन्याहू ने ट्रंप को दिया। अब वैसे तो नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जितनी बढ़िया प्रेजेंटेशन उन्होंने बनाई थी ना, किसी कंपनी के सेल्स हेड भी होते तो कंपनी आज दुनिया में नंबर 1 होती दोस्तों। क्योंकि इस एक मीटिंग में उन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक नहीं हुआ था।
अमेरिकी राष्ट्रपति ये मान गए कि उनको ईरान से खतरा है और ईरान पर हमला करना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने वो लाल बटन दबा दिया। नहीं दबाना था, क्योंकि इसके बाद दुनिया सेम नहीं रही दोस्तों। मोदी जी ने पार्लियामेंट में जब ये बोला कि जैसे कोविड के बाद चुनौतियां आई थी वैसे ही अब एक बार फिर से आने वाली हैं, तो मोदी जी गलत नहीं बोल रहे, क्योंकि ये पैंडेमिक जितना बड़ा इवेंट था पूरी दुनिया की। ऐसे में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने एक ट्वीट किया था पहले, जंग शुरू होने से पहले 3 जनवरी 2026 को। उन्होंने लिखा था कि वी विल ब्रिंग द एनिमी टू इट्स नीज, यानी हम दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। खमेनी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो ट्वीट करी थी वो सच साबित हो गई। इस वॉर से पहले और अब तक दुनिया किस तरीके से बदल गई है और क्या चेंजेस आए हैं पूरी दुनिया में, आज की वीडियो में वही बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पूरी देखना शुरू करें। चेंज नंबर 1 जो पूरी दुनिया में आया है वो है अमेरिका की हेजमनी खत्म। भारत में जब एक बच्चा पैदा होता है तो बचपन से उसे ये सुनने को मिलता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र है अमेरिका। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है और अपनी एजुकेशन सिस्टम में भी अपनी किताबों में पढ़ता है तो उसको मालूम पड़ता है कि भाई इस दुनिया का माई बाप तो अमेरिका है। सबसे बढ़िया स्पेस प्रोग्राम उनके पास है, सबसे बढ़िया आर्मी उनके पास है, पुरानी डेमोक्रेसी उनके पास है, टेक्नोलॉजी सबसे मस्त है, ये तो सबसे जबरदस्त देश है, ऐसा उसको पढ़ाया जाता है। फिर ये बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो हॉलीवुड की फिल्में देखता है और वहां उस बच्चे को पता चलता है कि अगर कभी एलियन ने धरती पर अटैक कर दिया तो इस दुनिया को कौन बचाएगा? अमेरिका, क्योंकि और किसी देश के पास तो सुपर हीरो है भी नहीं। ऐसे में बच्चे को लगता है कि पढ़ लिख जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा तो अमेरिका चला जाऊंगा, क्योंकि यही वो देश है जहां मेरे सपने पूरे होंगे। ये कहानी मैंने आपको भारत के किसी आम बच्चे की सुनाई है, लेकिन ये कहानी दुनिया के लगभग हर देश के बच्चे की कहानी है, जिसको या तो ये लगता है कि बड़े होकर उसको अमेरिका जाना चाहिए, जिसको दुनिया द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम के नाम से जानती है, या अगर अमेरिका जाने लायक संसाधन अगर उसके पास नहीं है तो भी उसने ये मान लिया है कि अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा देश है, उसकी पूरी दुनिया पे हेजेमनी है, यानी अमेरिका ही पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। हमको भी यही लगता था, क्योंकि हमारी जनरेशन ने वियतनाम वाला युद्ध तो देखा नहीं था, लेकिन अब हमने ईरान वाला युद्ध देख लिया और हमको ये समझ में आ गया है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हिसाब है भैया। आज आधी दुनिया अमेरिका को देखकर यही कह रही है, क्या कह रही है? अब देखिए, पूरा देश तो खराब हो नहीं जाता, लेकिन ट्रंप ने अमेरिका की छवि यही बना दी। 3 हफ्ते पहले ट्रंप ये ट्वीट कर रहे थे कि हमें तो ईरान का अनकंडीशनल सरेंडर लगेगा, इससे कम पे तो कोई बात ही नहीं करेगी। 2 हफ्ते पहले अमेरिका का स्टैंड ये हो गया कि नाटो वाले हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, हम फिर भी जीत जाएंगे। और 1 हफ्ते पहले फिर अमेरिका वाले ये कहने लगे कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा कर रहे हैं, जो कि कायदे से पहले भी खुला ही हुआ था। और फाइनली अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ये बोला कि भाई एक ट्वीट भेज रहा हूं, अपने हैंडल से ट्वीट करके इस तरीके से दिखाना कि तुम लोगों ने बोला है, इसलिए हम लोग सीज फायर के लिए मान गए। गजब टूबीबाज आदमी। आजकल की जनरेशन एक टर्म इस्तेमाल करती है, ऑरा पॉइंट्स। जैसे विराट कोहली और हार्दिक पांड्या का ऑरा पॉइंट्स 1000+, वो एकदम कूल है, लेकिन अमेरिका का ऑरा पॉइंट नेगेटिव में जा चुका है। आपको अगली भविष्यवाणी भी मैं बता देता हूं, अगर ईरान पर दोबारा हाथ नहीं डाला ट्रंप चचा ने तो गारंटी करके ले लो, अगले 2-3 महीने में या तो क्यूबा पर अटैक करेंगे या ग्रीनलैंड का राग अलापेंगे, क्योंकि कहीं तो फेस सेविंग करनी पड़ेगी ना चचा को। वर्ल्ड में हुआ चेंज नंबर 2, उसकी बात करते हैं। मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सुपर पावर बनकर उभरने लगा है ईरान। एक और चीज जो हमने बचपन से सुनी है दोस्तों, वो यही कि इजराइल की क्या टेक्नोलॉजी, क्या बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी। उनके यहाँ तो हर किसी को मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होती है। उन्होंने 1948 के बाद 3-3, 4-4 देशों के साथ एक साथ लड़ाई लड़ी है और सबको हरा भी दिया है। ऐसे में लोग इजराइल को मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल देश मानते हैं। आज जो सारे देश अमेरिका के साथ हैं और ईरान को खत्म करना चाहते हैं, एक वक्त पर वो इजराइल को खत्म करना चाहते थे। सऊदी अरब, कुवैत और यूएई एक वक्त पर इजराइल के कट्टर दुश्मन हुआ करते, लेकिन इजराइल के पास न्यूक्लियर पावर आने के बाद से उन्होंने कभी उस डायरेक्शन में आंख उठाकर नहीं देखा। इसलिए जब अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो दुनिया को तो यही लगा था कि जो सपना नेतन्याहू ने ट्रंप को दिखाया था कि 3-4 दिन में ईरान में रिजीम चेंज करके अपनी गवर्नमेंट बिठा देंगे, क्योंकि ईरान के पास ना तो ढंग की नेवी है, ना एयरफोर्स और ना लड़ने के लिए बहुत ज्यादा बजट। दशकों से चलते आ रहा अमेरिका का सैंक्शन भी है, इससे उनकी इकोनॉमी भी खराब हुई है और अपने घर के अंदर उनके विद्रोह भी है। तो लोगों को लगा कि इस देश को टूटकर बिखरने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि इसको तोड़ने के लिए 2 बाकी देश टूट गए भाई साहब। पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई चोक हो गई, लेकिन ईरान अब पहले से बेहतर पोजीशन में आ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल हो चुका है, जो पहले था नहीं। उसने न्यूक्लियर देश को घुटने पर लाकर रख दिया है और ये सालों की प्लानिंग का नतीजा है। इस जंग ने यह दिखाया है कि ईरान इस मोमेंट के लिए काफी पहले से तैयारी कर रहा था। उसको पता था कि इतिहास में एक टाइम आएगा जब कोई बेवकूफ अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल के झांसे में आकर हम पर हमला करेगा। ईरान इस जंग के लिए तब से तैयार हो रहा है। रिपोर्ट से बता दें कि पाकिस्तानी मीडिएटर से भी ईरान के नेगोशिएटर ने यही कहा कि भाई हमारे पास लड़ने के लिए भी बहुत असला मौजूद है और हम अपनी बर्बादी तक भी लड़ने को तैयार हैं। आप अमेरिका से जाकर पूछो, क्या वो अपनी बर्बादी तक लड़ पाएंगे? नहीं। ये लोग तो बॉलीवुड में आकर डायलॉग भी लिख सकते हैं बॉस। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने एक और बहुत बढ़िया वन लाइनर मारी जब अमेरिका ने उनका पुल ध्वस्त कर दिया था।
अब्बास ने कहा कि पुल तो हम दोबारा फिर से बना लेंगे, लेकिन अमेरिका को सबक सिखाने का मौका दोबारा नहीं आएगा। और सिर्फ ईरान के सत्ताधारी लोगों ने नहीं, ईरान की जनता ने भी दिखा दिया कि उनको हराना आसान नहीं। इजराइल में जब भी बम वाले सायरन बजने लगते हैं तो पूरा देश अपने अपने घरों से निकलकर जमीन के नीचे बंकरों में घुस जाता है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दी कि हम ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे, उस वक्त ईरान के आम लोग, नॉर्मल पब्लिक, अपने पावर प्लांट्स और अपने ब्रिजेस पर ह्यूमन चेन बनाकर खड़ी हो गई। मतलब जिस देश के लोगों को अपनी मौत का डर नहीं है ना, उस देश को कैसे हराएगा अमेरिका, बताइए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 3, वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चेंज आ रहा है। देखो, पाकिस्तान ने जो सीज फायर कराया था वो घंटे का ही सीज फायर था और कुछ ही घंटे चल पाया। और इसकी बड़ी वजह यह थी कि सीज फायर अनाउंस होने के फौरन बाद यूएई ने ईरान पर हमला कर दिया, जिसके बाद ईरान ने जवाबी हमला भी कर दिया। अब मजे की बात यह है कि इस पूरे वॉर में अभी तक यूएई खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन जब सीज फायर अनाउंस हो गया तब उन्होंने अपनी तरफ से पहली बार अटैक किया है। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि मिडिल ईस्ट में जो संपन्न देश हैं, जिसमें यूएई, कतर, कुवैत, सऊदी और इजराइल आते हैं, वो इस सीज फायर से खुश नहीं है। उनको लग रहा था कि ये जंग लंबी चलनी चाहिए और एक बार में ईरान का काम खत्म कर देना चाहिए। ये सीज फायर अनाउंस होने के फौरन बाद इजराइल ने यह कहा कि इसमें लेबनान शामिल नहीं है और उन्होंने 10 मिनट के अंदर लेबनान पर 160 बम धमाके किए, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हॉस्पिटल्स भर गए वहां पे। और पिछले कुछ सालों में यह लेबनान पर हुआ सबसे बड़ा अटैक है। यानी वो देश जो एक वक्त पर इजराइल के खिलाफ थे और उससे लड़ते थे, अब इजराइल के साथ आकर ये कह रहे हैं कि ईरान का एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल दो भैया। इजराइल को अमेरिका ने नेगोशिएशन टेबल पर नहीं बिठाया और उनके बिना पूछे ये सीज फायर अनाउंस कर दिया। और एक्सपर्ट्स की माने तो इस बात से इजराइल की काफी सुलग गई, क्योंकि उनको लग रहा था कि भैया ईरान को तो हमने कमजोर कर दिया, तो अब फाइनली इसका परमानेंट सॉल्यूशन कर देना चाहिए। लेकिन उल्टा अमेरिका ने ईरान की डिमांड मानने को बात कर ली भाई साहब। उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल दे दिया और ये कह दिया कि वहां से निकलने वाले जहाज से टोल वसूल करके अपना नुकसान भर लेना। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शन हटाने की भी बात करी। कई न्यूज रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर ये दोनों चीजें हो गई, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल और साथ साथ उस पर से अमेरिकी सैंक्शंस हट जाना, तो ईरान इस इलाके का एकदम संपन्न देश बन जाएगा और फिर उसके सामने सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी नहीं टिकेंगे। इतना पैसा आ जाएगा उनके पास, और जो देश बिना पैसे के अमेरिका और इजराइल के नाक रगड़वा सकता है, उनकी नाक में दम कर सकता है, तो पैसे के साथ वो क्या कर लेगा आप सोच के देखो। इसलिए इजराइल के पुराने दुश्मन उनके साथ आ गए हैं और ईरान को खत्म करने की बात होने लगी। लेकिन इजराइल के जो पुराने अलाय हुआ करते थे, उनके साथी हुआ करते थे, जैसे नाटो देश, यूरोपीय देश, वो खुलकर इजराइल के खिलाफ बोलने लगे हैं। स्पेन पिछले 1 महीने में अमेरिका को आंख दिखाना शुरू कर चुका है। कल ही स्पेन के राष्ट्रपति ने इजराइल को भी खरी खोटी सुनाई है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने लेबनान पर हुए हमले के लिए इजराइल को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया है। इसी तरह यूके के प्रधानमंत्री ने भी इजराइल की बुराई करी और कहा है कि उनको सीज फायर का सम्मान करना चाहिए। यानी पिछले 1-2 सालों में ये देश फिलिस्तीन को मान्यता भी दे चुके हैं। बोलने का मतलब यह है कि एक वक्त पर जो इजराइल के सगे हुआ करते थे, अब उनके खिलाफ खड़े हैं, जबकि एक वक्त पर जो चाहते थे कि इजराइल का अस्तित्व ही ना हो, वो इजराइल के साथ मिलकर ईरान का खात्मा करना चाहते हैं। ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बन गया, बताइए। अब चलते चलते चाइना की भी बात कर लेते हैं। इस लड़ाई में चीन ने बिना लड़ाई लड़े, अपना एक भी सैनिक बिना उतारे सबसे ज्यादा एडवांटेज प्राप्त किया है। उन्होंने पीछे से टेक्नोलॉजी की मदद करी है ईरान को, जिसकी वजह से ईरान इजराइल और अमेरिका से टक्कर ले पाया। इनफैक्ट ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जिन जहाजों को निकालने की परमिशन दी, वो इसी शर्त पर निकल पाए कि पेमेंट आप चीन की करेंसी में करेंगे, डॉलर में नहीं। यानी पेट्रो डॉलर को भी सीधे सीधे चुनौती दे दी है ईरान ने। यही नहीं, बिना लड़ाई लड़े जो ईरान की मदद चाइना ने करी है, उसकी वजह से अमेरिका की कमजोरी भी चाइना को पता लग गई है। ईरान ने इस तरीके से अमेरिका के फाइटर प्लेन्स मार गिराए हैं कि जब वो तकनीक चीन को पता चलेगी तो वो तो ईरान से बढ़िया काम करेगा। यानी अगर अमेरिका कभी चाइना के सामने जंग करने उतरा तो अमेरिका को तो चीन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, लेकिन चीन को अमेरिका के बारे में बहुत सारी मालूमात है, उनकी सारी टेक्नोलॉजी उनको पता है और उनसे कैसे निपटना है ये चाइना पहले से ही जानता है। वैसे इससे एक और बात याद आई, डोनाल्ड ट्रंप साहब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा ये बोल रहे थे ना कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 प्लेन मार गिराए, 6 प्लेन मार गिराए, 7 प्लेन मार गिराए। हालांकि उनके पास एक भी प्लेन गिराने का प्रूफ नहीं था, लेकिन हमारे पास तो है ट्रंप चचा, हम गिनाए ईरान ने तुम्हारी कितनी मारी है, आई मीन कितने सारे प्लेन मारे हैं आपके। बोलो बोलो, टेल टेल। क्योंकि इसका रिकॉर्ड तो पूरी दुनिया के सामने, इसलिए अगली बार कायदे से जरा सोच समझ के बोलना चचा, और प्रूफ ना हो तो बिल्कुल मत बोलना। इनफैक्ट एक काम करो, प्रूफ हो तो भी मत बोलना, क्योंकि भैंस जब भी पूंछ उठाती है गोबर ही करती है। वैसे गोबर से याद आया, कुछ पाकिस्तानी हैं जो बड़े खुश हो रहे थे कि हमने सीज फायर करवा दिया, दुनिया को बचा लिया। अरे तुम्हारे घंटे का सीज फायर सबने देख लिया। और एक बात और याद रखना कि जब राजा महाराजा कबूतर से मैसेज भिजवाया करते थे ना, तो मैसेज इंपॉर्टेंट होता था, कबूतर नहीं। और इस केस में तुम लोग कबूतर ही हो। गजब बेइज्जती है। तो
तो दोस्तों, पाकिस्तान पर, अमेरिका पर, ईरान पर, इजराइल पर आपका जो भी कहना है, आपके अंदर से जो भी भड़ास निकल रही है, आपके अंदर से जो भी एक्सपर्ट ओपिनियन निकल रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख डालना। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। और दो चीजें चाहते आते आपको बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिया हुआ है। एक तो यंग मॉन्क, इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक, लाइफ से स्ट्रेस को भगाओ, यंग मॉन्क का कैन उठाओ, 50,000 से ज्यादा कैंस बिक चुके हैं। रौनक 26 कोड लगाकर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से ऑर्डर करोगे तो अमेजिंग 26% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। इसमें नो एडेड शुगर, बहुत सारे हर्ब्स, पीकर मजा आ जाएगा, जरूर ट्राई करना। और दूसरा लिंक दिया है लकी बिस्ट के साथ, हमारे पॉडकास्ट का पार्ट 2 रिलीज हो गया है हमारे टीआरपी चैनल पर, द रौनक पॉडकास्ट चैनल। जरूर सब्सक्राइब करना, वहां पर इस पॉडकास्ट को जरूर देखना। पिछले पॉडकास्ट को प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।